उन सुनहली कलमों ने संविधान को रचाया, उद्देशिका का प्रतिमान और देश की प्रजा दो अवलंब प्राथमिकता से अपनाकर प्रखर भारत का संविधान सजाया। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है। जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि संविधान की प्रस्तावना के छोटे प्रश्न है, मैं संविधान की विशेषताओं के साथ इसे बता रही हूँ। आज बताने जा रही हूँ संविधान की प्रस्तावना के ऊपर ऐसे बड़े प्रश्न जो संविधान की प्रस्तावना को वर्णनात्मक रूप में पूछते हैं, या ऐसा कोई एक प्रश्न जो संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए ऐसा बनकर आता है। वह छोटे प्रश्न भी क्लियर करता है, साथ ही संविधान की प्रस्तावना के हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाने में भी आप लोगों की मदद करता है। बच्चों, जैसे हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया, तब हम लोगों ने जाना था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों का वर्णन करती है, उन मूलभूत आधारभूत तथ्यों का वर्णन करती है जिन्हें डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, अर्थात संविधान के वे आदर्श जो संविधान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संविधान की प्रस्तावना है और बिना संविधान की प्रस्तावना के संविधान का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। तो बच्चों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे और विवरणात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत आज तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वह संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। आज संविधान की प्रस्तावना का भागवार हम लोग यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जब संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन कीजिए ऐसा प्रश्न आता है, उस समय सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान के मूल आदर्शों का योग कहा है। यानी संविधान की प्रस्तावना जो कि संविधान के उद्देश्य बताती है, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसका अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना का वह भाग जो संविधान के उद्देश्यों की घोषणा करता है उसे घोषणात्मक भाग कहा है, जो संविधान के उद्देश्यों का वर्णन करता है, उल्लेख करता है, उसे उद्देश्य भाग कहा है, और जो संविधान के प्रमुख उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत करता है उसे विवरणात्मक भाग कहा गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: घोषणात्मक भाग, उद्देश्यात्मक भाग और विवरणात्मक भाग। अब बच्चों, जैसे कि प्रस्तावना की विवेचना हम जब करते हैं तो उस समय हम प्रस्तावना को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग यानी वह भाग जो प्रस्तावना की घोषणा करता है, दूसरा वह भाग जो इसके उद्देश्यों को इंगित करता है, और तीसरा वह भाग जो इसके उद्देश्यों का विवरण करता है, यानी विवरणात्मक भाग। अब हम सबसे पहले घोषणात्मक भाग की चर्चा करते हैं। घोषणात्मक भाग के अंतर्गत हम भारत के लोग उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ भी इसी शब्द से होता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, तो वहाँ पर हम भारत के लोग शब्दावली है या जो ये पदावली है वह यह इंगित करती है कि भारत की जनता के अंतर्गत अंतिम प्रभुत्व शक्ति इसी में निहित है और वह इस शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। यानी संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा में निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा किया गया और संविधान बन जाने के पश्चात इस शक्ति का प्रयोग यानी अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जब संविधान की प्रस्तावना के अंत के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी यह शब्दावली बताती है कि भारत के लोग इस संविधान को जो उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, एक अंगीकार करते हैं,
आत्मार्पित करते हैं और अधिनियम के रूप में लागू करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि संविधान की प्रस्तावना का यह भाग यह बताता है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है, यानी प्रभुत्व शक्ति भारतीय जनता के अंतर्गत निहित है और जनता ने इस संविधान को सहर्ष स्वीकार किया है और संविधान के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य भाग, यानी संविधान का वह भाग जो यह बताता है कि संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हम इसके उद्देश्यों को समझ सकें। अब पहला बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1947 से पूर्व की स्थिति थी, तब भारत के पास में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की शक्ति नहीं थी, यानी भारत के पास में प्रभुत्व शक्ति नहीं थी और इस शक्ति का प्रयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। भारत 1947 के बाद एक आज़ाद देश हो गया और आज़ादी के पश्चात इसके द्वारा अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्वयं किया जाने लगा। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी कि प्रभुत्व शक्ति किसी देश की वह शक्ति होती है जो उसे संपूर्ण रूप में राष्ट्र या राज्य बनाती है। यानी राज्य के लिए 4 प्रमुख अवयव होते हैं। एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली एक निश्चित जनसंख्या और जनसंख्या के शासन का संचालन करने वाली एक सरकार और सरकार के पास वह शक्ति जिसके द्वारा वह इन सब तत्वों का संयोजन करके शासन का संचालन कर सके, उसी शक्ति को बोलते हैं प्रभुत्व शक्ति। 1947 से पूर्व यह शक्ति भारत के पास नहीं थी और इस शक्ति का प्रयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। अब भारत के पास यह प्रभुत्व शक्ति आ गई और भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है, यानी किसी भी सरकार की या किसी भी देश की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है और अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है। यानी किसी देश की वह शक्ति जो उसे आंतरिक रूप से सर्वोच्च व स्वतंत्र और बाह्य रूप से स्वतंत्र बनाती है, वह शक्ति उस देश की प्रभुत्व शक्ति है। दूसरा शब्द है समाजवाद शब्द। देखो, समाजवाद की जो संकल्पना है भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं थी और इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की है, समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो समाजवाद के माध्यम से समस्त लोगों के अंतर्गत यानी राज्य के संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जा सके और सभी लोगों को समाज में, राज्य में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो, ऐसी अवधारणा भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाई गई है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य होता है राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार करेगा और सभी धर्मानुयायियों को, सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म का आचरण करने, अपने अपने धर्म का अवलंबन करने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसके अनुसार आचरण करने की आज़ादी होगी। इन सब की चर्चा मैं संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आप लोगों से कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत गहराई में न जाकर हम संविधान की प्रस्तावना की विवेचना के रूप में इसे यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें डीपली पढ़ना है तो आप लोग मेरे संविधान की विशेषताओं की वीडियोस देखें, जहाँ मैंने हर शब्द को बहुत डीपली समझाया है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत यानी किसी देश की वह शक्ति जो वहाँ के लोगों के तंत्र को यानी जनता के द्वारा संचालित शासन को मजबूत करती है और भारतीय संविधान का यह उद्देश्य है। भारतीय संविधान के उद्देश्यात्मक भाग के अंतर्गत गणराज्य को अपनाया गया है। बच्चों, गणराज्य से तात्पर्य यह होता है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत परंपरा से निर्धारित न होकर वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। और हमारा जो गणराज्य है देश इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, हमारे द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो हमारे देश में गणराज्य व्यवस्था अपनाई गई है
और प्रयास यह किया गया है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण देश भाग ले। अब पहुंचते हैं हम लोग विवरणात्मक भाग के अंतर्गत। बच्चों, विवरणात्मक भाग के अंतर्गत संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें हम लोग पहले पहुंचते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यानी समाज में किसी सामाजिक आधार पर जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, लिंग आदि किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई सामाजिक भेदभाव न किया जाए, यानी सामाजिक समानता बरती जाए और आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी आजीविका प्राप्ति करने का और अपना जीवन निर्वाह करने के उचित संसाधन प्राप्त हो सके, उनकी योग्यता अनुसार उन्हें रोजगार प्राप्त हो, ऐसा प्रयास किया गया है। और समाज के आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। राजनीतिक न्याय से प्रत्येक नागरिक को व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से राजनीतिक न्याय की स्थापना का भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति, अपने व्यवसाय का चयन करने का, रहने का, निवास करने का, उद्यम या व्यापार करने का, इन सब की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर समानता बरती जाए, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रत्येक आधार पर समानता स्थापित करने का भारतीय संविधान में प्रयास किया गया है। बंधुत्व यानी प्रयास यह किया गया है कि राष्ट्र की एकता के साथ में व्यक्ति की गरिमा और भारत देश की विभिन्नता को एक सूत्र में पिरोने के लिए सब लोगों के मध्य भाईचारे की भावना यानी बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन दिया जाए। निर्माता भारत की विभिन्न विशेषताओं से, विभिन्न विभिन्नताओं से भलीभांति परिचित थे। वे भलीभांति जानते थे कि भारत भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय आदि अनेक आधारों पर विभिन्न विभिन्नता रखता है और इन विभिन्नताओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने बंधुत्व को अपनाया और इसके साथ साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों का संयुग्मन यदि भारतीय संविधान के मूल आदर्शों के अंतर्गत किया जाएगा तो ये जो विभिन्न विभिन्नताएं हैं वे भी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेंगी, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन का अपनी तरह से जीते हुए, अपने जीवन का अपनी तरह संचालन करते हुए यदि अखंडता को अपनाता है, यानी भारतीय एकता और अखंडता को अपनाता है, तो इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का दोनों का अनुरक्षण किया जाएगा। क्योंकि समता के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और प्रतिष्ठा की समता प्रदान की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का अनुरक्षण स्वतः ही हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का विवेचन किया, जिसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग। ये जो डिवीज़न किया है, हम लोगों ने विभाजन किया है, इससे संविधान की प्रस्तावना पे पूछे जाने वाले छोटे प्रश्न और संविधान की प्रस्तावना पर पूछे जाना निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके इसे आराम से देखें और 1 या 2 बार देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहिए। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग संविधान की उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे जिन्हें हम लोगों ने विभिन्न देशों से अपनाया है। यानी हम लोग जानेंगे संविधान की उन विशेषताओं के बारे में जिन्हें विभिन्न देशों के संविधानों से अपनाया गया है, किन किन चीज़ों को हमने किस देश से ग्रहण किया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।